तो बढ़ते हैं अपने फ्यूल सेल्स पर। यहाँ पर भी मैं एक छोटी सी केस स्टडी आपको बता दूं। जो नॉर्मल सेल हमारे होते हैं वहां पर दो चीजें होती हैं। फर्स्ट इज द ऑक्सीडाइजर एंड सेकंड इज द फ्यूल। मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं यहां पर कोई बैटरीज और सेल्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहा हूं, केवल एक फाइनल ईयर टॉपिक के हिसाब से आपको चीज़ों को बता रहा हूं सो दैट आप चीज़ों को याद रखें और एक फ्रूटफुल कंसेप्ट आपको दे दूं सो दैट आप कोई चीज़ मिस ना करें और कोरिलेट कर सकें अपनी पुरानी स्टडीज़ के साथ। तो नॉर्मल बैटरी के केस में फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर दोनों चीज़ मिक्स फॉर्म में होती हैं, जो एक बैटरी के अंदर आपको मिलती हैं सो दैट वो आप जब भी एक पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक सर्किटरी के अंदर लगाए तो ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों मिक्स होने लगते हैं और आयंस आपके ट्रेवल होने लगते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रोड्यूस होते हैं और फ्लो होते हैं पूरे सर्किट के अंदर। बट यहाँ पर जो फ्यूल सेल है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजर और फ्यूल अलग अलग होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजर और फ्यूल अलग अलग होता है। अब जो नॉर्मल सेल्स हैं वो हमारे रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, क्योंकि जो हमारे मटेरियल है वो रिन्यूएबल नहीं है। फ्यूल सेल भी इसी तरह से रिन्यूएबल नहीं होते हैं, बशर्ते है कि हम जो मटेरियल यूज करें वो रिन्यूएबल हो, वो बार बार हम प्रोड्यूस कर सकें। तो नॉर्मली हम लेते हैं HOH आयंस, जो हम कह सकते हैं पार्शली दे आर द रिन्यूएबल सोर्स, क्योंकि सरप्लस अमाउंट में हमारे पास ये सोर्स अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हिस्ट्री। फ्यूल सेल को सबसे पहले इनिशियल स्टेज में लेकर आए 1838 में, और अभी भी ये इनिशियल स्टेज में ही है। साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन फेडरिच। 1839 में ये जो है थोड़ा थोड़ा काम किया। इसके बाद फर्दर इस सेल्स की प्रोग्रेस स्टार्ट हुई। अभी भी इंडिया में अगर बात करें तो BHEL इस पर काम कर रही है। फ्यूल सेल एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जेशन सिस्टम है, एक डिवाइस है जैसे हमारा सेल भी होता है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, DC करंट को प्रोड्यूस करता है, UPS की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्मल कन्वेंशनल स्टीम पावर प्लांट के अंदर केमिकल एनर्जी और फ्यूल बर्न करने के काम आती है, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पोल्यूशन होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हमारे खत्म होते हैं। बट यहाँ पर केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो पर किलोवाट कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है, और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये कि ये पोर्टेबल हैं चीज़ें, और स्पेस क्राफ्ट लोकोमोटिव्स में भी हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बताया 1839 में सर विलियम ग्रूव ने इसको बनाया था। फर्दर आगे 1959 में ये चेंजेस हुए, US ने अपने स्पेस प्रोग्राम में लेकर आया, जेमिनी, अपोलो और स्काईलैब में इस्तेमाल हुआ। उसके बाद भारत भी PAFC मतलब फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल बनाती है, वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैदराबाद के थ्रू। एक 5, 10 और 50 किलोवाट रेटिंग तक का अब तक बनाया है और काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। नॉर्मली इरिगेशन सिस्टम में काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर ट्रांसमिशन लाइंस हमारी नहीं पहुंचती। तो दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो फ्यूल सेल हमारे रिचार्ज नहीं होते, जबकि नॉर्मल बैटरी रिचार्ज कर सकते हैं। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर मिक्स नहीं होते, यहाँ पर मिक्स फॉर्म में होते हैं। परमानेंट रिप्लेसमेंट जो है वो हम कर सकते हैं फ्यूल सेल के केस में, बट यहाँ पर जो एनर्जी है वो स्टोर होती है, इस वजह से कोई रिप्लेसमेंट का मतलब नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी भी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो सकती है जब तक मेरा फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों चीज़ें आते रहें। बट यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी पर डिपेंडेंट है, वो खत्म तो सेल बैटरी लाइफ ओवर। जैसा मैंने बताया रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, डिपेंड करता है कि अगर हम रिन्यूएबल सोर्स इस्तेमाल करें तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरह हम इसको बोल सकते हैं। प्रमोट करते हैं स्पेस, रिमोट एरियाज में इस्तेमाल करने के लिए, सैटेलाइट्स और मोबाइल ट्रांसपोर्टेशन में इन चीज़ों को। फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू DC इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। दूसरे सेल्स की तरह इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, बट ये पोरस इलेक्ट्रोड्स होती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्यों मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। एक एनोड, एक कैथोड, सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक हो सकता है, एल्कनाइन हो सकता है।
चार्ज आयन जो है इस इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करते हैं। पोरस इलेक्ट्रोड, ये आप फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी तब तक मुझे करंट मिलता रहेगा, और इलेक्ट्रोलाइट को हमें स्टोरिंग प्रोसेस भी करना पड़ता है सो दैट एक रीसर्कुलेशन ऑफ चार्ज वहां पर हो। तो देखते हैं ये डायग्राम। ये डायग्राम आप याद रख लीजिए क्योंकि सारे टाइप में यही डायग्राम लगभग काम आना है, जैसा कि इस यूनिट के पिछले भी चीजों में हमने देखा। आप ये देखें कि ये एक हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम है जहां पर ये हमारा एक इलेक्ट्रोड, ये हमारा एक इलेक्ट्रोड। तो यहां से हमारा फ्यूल आ रहा है, दूसरी तरफ से ऑक्सीडेंट। तो यहां से H2 और यहां से O, तो यहां से H आयंस कहें या यहां से OH आयंस कहें, इस तरीके से थोड़ा सा अज्यूम करते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, आयंस चलेंगे तो करंट का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, दोनों को मिलके वाटर H2O प्रोड्यूस होगा, वो हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेस है इसका। जब तक ये फ्यूल यहां से सप्लाई आती रहेगी और ऑक्सीडेंट की भी, तब तक मुझे लोड पे करंट मिलता रहेगा। अब इसको जरा टेक्निकली पढ़ लेते हैं केमिकल इंजीनियर्स की तरह। द फॉर्म्ड आयंस माइग्रेट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट टू अपोजिट साइड्स ऑफ द इलेक्ट्रोड। नॉर्मली जिस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री आयंस हैं वो प्रोपोगेट करेंगे एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड, और वहां पर भी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगा जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और जो हमारा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोड्स मेरी पोरस है सो दैट आयंस वहां से आराम से निकल सकें, बट ऐसा भी नहीं कि हम पोर्स का साइज को बहुत बढ़ा दें ताकि वहां पर बबल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और वो जो हमारे आयंस हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट में से ये आयंस ट्रेवल कर सकते हैं। रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, मतलब करंट को ज्यादा करने के लिए, हम कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। प्लेटिनम एंड सिंटर्ड निकल भी इस्तेमाल होता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ टेक्निकल चीजें और। H+ और OH आयंस की बात करें जो प्रोड्यूस हुए हमारे एक कैथोड से एनोड से, और उसकी रिएक्शन हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हमारा करंट फ्लो हो रहा है। द हाइड्रोजन आयंस माइग्रेट टू द कैथोड एंड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, व्हाइल ऑक्सीजन आयन मिटिगेट टुवर्ड्स एनोड एंड रिएक्ट विद द हाइड्रोजन। मतलब H OH की तरफ और OH H की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव अपना कैथोड एनोड की तरफ ट्रेवल करता रहेगा। एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है हमारा पोरस रखने के लिए। इलेक्ट्रोड्स को अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो खराब ना हो। ये रिएक्शंस आप याद रख सकते हैं, दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे एसिडिक और एल्कनाइन। तो एसिडिक के केस के अंदर जो H2 है हमारा वो टूट जाएगा H+ में और 4 इलेक्ट्रॉन में। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जब कैथोड के पास जाएंगे और वहां पर H+ और O2 होगा तो H2O हमारा क्रिएट हो जाएगा। एग्जैक्टली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है कुल मिला के, दैट मीन्स करंट का फ्लो है वहां। अगर एल्कनाइन की बात करेंगे 2H2 + 4OH, यहां पर एल्कनाइन बेस यूज किया। ये रिएक्शंस आप दोनों ऐसा याद कर सकते हैं। ओवरऑल दोनों ही केस में अगर हम ओवरऑल रिएक्शन बात करें तो 2H2 + O2 = 2H2O। इस रिएक्शन के थ्रू ओवरऑल वर्किंग हमारी फ्यूल सेल की पॉसिबल होती है। So finally, I am reading this. The oxygen molecule at cathode get combined with 2 molecules of water, 4 electrons reaching through external circuit, and 4 OH ions. The OH ions mitigate towards anode and get consumed. और इसी तरह से water मेरा फॉर्म हो जाएगा जो वेंट के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट फ्यूल सेल, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल, एक्सप्लेन द फ्यूल cell. Please remember the diagram in the previous slide I also told you. It will be utilized in the next lectures.